हेलो दोस्तों, बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए एक नए अध्याय के साथ फिर से आज का सफ़र शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है नए पाठ के रूप में है, और यह पाठ क्या है? मानव जनन। तो हम एक ऐसे अध्याय पे पहुंच चुके हैं जहां से जीवन की शुरुआत होती है, अर्थात यहीं से हमारे जीवन की या किसी भी जीव के जीवन की शुरुआत होती है। तो मानव जनन, मानव में जब प्रजनन की जो क्रिया होती है तो उसके पश्चात ही इसकी जनरेशन बढ़ती है। ठीक है। तो इस पाठ के अंतर्गत क्या क्या हमको पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, इन सारी चीज़ों को डिटेल से एक एक करके जानते हैं, समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इस पाठ के अंतर्गत हमको कौन कौन से बिंदुओं का अध्ययन करना होगा। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो बिंदु आपके स्क्रीन में दिख रहा है, क्या है? पुरुष जनन तंत्र। पहला जो हम बिंदु लेंगे और जिसको हम जानेंगे वो क्या है? पुरुष जनन तंत्र, यानी नर जनन तंत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। दूसरे नंबर पर हम क्या जानेंगे? स्त्री जनन तंत्र। तीसरे नंबर पर युग्मक जनन। चौथे नंबर पर आर्तव चक्र। फिर इसके बाद अगला जो नंबर है वो है निषेचन एवं अंतर्रोपण। फिर क्या है? सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्धन। और अंतिम बिंदु के रूप में जो हम अध्ययन करेंगे वो प्रसव एवं दुग्ध स्त्रावण। तो इस तरह से 7 बिंदु इसमें पाठ में दिए गए हैं आपकी NCERT की बुक में, जिसके अंतर्गत हम सभी को एक एक करके पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आज का जो पहला बिंदु हम ले रहे हैं, पुरुष जनन तंत्र। ठीक है। ये आज का हमारा पहला टॉपिक होगा, पहला बिंदु होगा। ठीक है। तो पुरुष जनन तंत्र के अंतर्गत हमको कौन कौन से ऐसे बिंदु है जिनको पढ़ने की आवश्यकता होगी, जिनको हम पढ़ेंगे। तो आइए एक झलक इसकी देख लेते हैं। पहले नंबर पर हमको, चूंकि हम पुरुष जनन तंत्र पढ़ रहे हैं, नर जनन तंत्र पढ़ रहे हैं, इसलिए मानव के नर जनन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल हैं, पहले उन अंगों को जानना है। ठीक है ना। और उन्हीं के आधार पर इसकी संरचना को हमको पढ़ना है। ठीक है। तो पहला क्या है? वृषण। वृषण मानव जनन तंत्र के जो पुरुष जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है। वृषण जो होता है, टेस्टिस, ये कैसा होता है? नर जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है। ठीक है ना। जो 2 की संख्या में होते हैं। फिर दूसरे नंबर पर हमको अध्ययन करना है अधिवृषण, जिसको एपिडिडाइमिस कहते हैं। इनकी भी संख्या 2 होती है। फिर इसके बाद शुक्रजनक नलिकाएं, जिनको हम सेमनीफेरस ट्यूब्स कहते हैं। तो ये कितनी होती हैं? ये भी 2 होती हैं। शुक्राशय। ठीक है ना। तो शुक्राशय अगला बिंदु हमारा होगा, जिनकी संख्या 2 होती है। फिर इसके बाद ग्रंथियों का जब नंबर आता है तो उसमें पुरस्थ और या प्रोस्टेट ग्रंथि जिसको कहते हैं, जिसकी संख्या 1 होती है, इसका अध्ययन करेंगे। फिर बल्बो यूरेथ्रल या कंद मूत्र पथ ग्रंथि, जिसकी संख्या 2 होती है। ठीक है ना। और लास्ट में एक प्रमुख अंग जिसको हम पेनिस कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो ये तो नर जनन तंत्र यानी पुरुष का जो जनन तंत्र है उसके अंतर्गत जितने अंग हैं उन अंगों का अध्ययन हम करेंगे और इनकी संरचना भी देखेंगे। अब देखिए, यहाँ से एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि जो इसमें जो वृषण होता है यह इसका मुख्य अंग होता है, मुख्य अंग होता है। ठीक है ना। और शेष जितने भी आपने यहाँ से यहाँ तक ये देखा है, ये सभी क्या होते हैं? सहायक अंग होते हैं। सहायक अंग। ठीक है। तो मुख्य अंग में वृषण है और शेष क्या होते हैं? सहायक अंग होते हैं। अब थोड़ा सा आगे हम और चलते हैं और सबसे पहले मानव जनन तंत्र को चित्र के माध्यम से समझते हैं, फिर उनका डिटेल करते हैं एक एक करके। ठीक है। तो देखिए, हमारे पास अभी कुल मिलाकर के हमारे पास
जो चित्र है अभी, तो ये 2 प्रकार का चित्र अभी हमारे पास उपलब्ध है, आपकी स्क्रीन में अभी दिखेगा। तो ये पहला चित्र आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, जो साइड व्यू है इसका। और इसमें देखिए, जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं कौन सा अंग कहाँ पर है, ठीक है ना। और इसके पश्चात जो स्पष्ट सामने से जो चित्र दिखता है उसकी बात हम करेंगे, ठीक है ना। एक चित्र ये हमारा है और एक चित्र आपको ये दिखेगा। तो चलिए दोनों को समझते हैं कि इनमें क्या है। अंग तो वही है, बस केवल ये है कि दोनों साइड से थोड़ा सा इनकी स्थिति अलग अलग दिखती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें देखिए, मूत्र वाहिनी आपको सबसे ऊपर दिख रही है। मूत्र वाहिनी, ये जो यहाँ से नली आ रही है, क्या है, ये मूत्र वाहिनी है, जिसके बारे में हम उत्सर्जन तंत्र जब हम कभी पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम समझ पाएंगे इसको। यहाँ पर देखिए, जो ये चित्र दिख रहा है आपको, ये छोटी सी एक पत्ती नुमा संरचना आपको यहाँ पे दिख रही है साइड में, ये क्या है, शुक्राशय है, ठीक है। जो येलो कलर का पूरा ये भाग दिख रहा है, ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है, जिसको हम मूत्राशय कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन चूंकि चित्र में दिया है इसलिए हम बताए दे रहे हैं, बाकी जनन तंत्र से इसका विशेष कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर इसी तरह से आगे यदि बात करें तो ग्रंथि में पुरस्थ ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्रंथि, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। इसके ठीक नीचे दानेदार संरचना के रूप में होती है यहाँ पर, ये कौन सी ग्रंथि होती है, इसको कहते हैं कंद मूत्रपथ ग्रंथि, ये काउपर ग्रंथि इसको कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, टेस्टिस है यानी वृषण है। ये कहाँ स्थित है, ये वृषण कोश में स्थित है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये है शिश्न, जिसको हम पेनिस कहते हैं, ठीक है। तो लिंग या शिश्न या पेनिस, ठीक है ना, ये मूत्र मार्ग है। यहाँ से ये जो नली आपको दिख रही है, ये इसका मूत्र मार्ग है। तो लगभग जितने अंग आवश्यक होते हैं जिनके बारे में हमको अध्ययन करना है, वो सभी यहाँ पे दिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चित्र में देखते हैं और क्या क्या कहाँ कहाँ पर है, कौन सी चीज़ें। अब इसमें देखिए, इसमें बहुत तरीके से हर चीज़ आपको क्लियरली दिखेगी और समझ में भी आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रमुख अंग से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, ये एक वृषण है, ठीक है। ये वृषण है और ये वृषण कहाँ स्थित होता है, उदर गुहा के बाहर। उदर गुहा के बाहर एक थैली नुमा संरचना होती है, जिसको स्क्रोटम या वृषण कोश कहते हैं, उसमें स्थित होती है, ठीक है ना। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, एक इस साइड एक इस साइड, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, ये नली नुमा संरचना, ये पूरी, ये जो नली होती है, ये क्या है, ये शुक्रवाहिका है, इसको सेमनीफेरस ट्यूब कहते हैं। तो देखिए, इस टेस्टिस के लिए ये सेमनीफेरस और इस टेस्टिस के लिए ये सेमनीफेरस, यानी टेस्टिस की संख्या 2 है तो सेमनीफेरस यानी शुक्रवाहिका की संख्या भी 2 होगी, ठीक है ना। अब ये शुक्रवाहिका जो है वृषण से निकलती है और निकलने के पश्चात उदर गुहा से ऊपर मूत्राशय के पास एक लूप बनाती हुई और स्खलन नलिका में जाकर के जुड़ती है। तो अभी देखिए, स्खलन नलिका क्या है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये तो बातें हो गई, ये वृषण हो गया। अच्छा, वृषण में एक चीज़ और बताए दे रहे हैं, ये जो भाग आपको दिख रहा है यहाँ से अलग, यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, इसको हम अलग कलर से करें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला भाग, ये अधिवृषण इसको बोलते हैं, ये अधिवृषण या एपिडिडाइमिस इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये लिखा भी है अधिवृषण, इसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये एपिडिडाइमिस हो गया। और ये इसके बारे में तो बता ही दिए, ये शुक्रवाहिका है, ये आगे चल करके और कहाँ निकलती है, ये अगर आगे मिलती है कहाँ, एक यहाँ पर नलिका है जो कंबाइंड नलिका कहलाएगी, इसको हम कहेंगे क्या, स्खलन नलिका। लिखा भी होगा, देख सकते हैं आप, ये स्खलन नलिका, ठीक है। अब इसके पश्चात यदि आगे की ओर हम बढ़ें थोड़ा सा और, तो देखिए, जो इधर से आई शुक्रवाहिका नलिका और इधर से आई शुक्रवाहिका नलिका, ये दोनों कंबाइन हो जाती हैं और एक छोटी सी नली में खुलती हैं। यह नलिका ही क्या कहलाती है, स्खलन नलिका कहलाती है, ठीक है ना। तो फिर जहाँ पर स्खलन नलिका से
दोनों तरफ की शुक्रवाहिकाएं मिलती हैं, वहीं पर शुक्राशय से आने वाली शुक्रवाहिनी, ठीक है ना, शुक्राशय से आने वाली एक नलिका भी आकर के यहाँ पे जुड़ती है। यानी एक शुक्राशय ये और दूसरा शुक्राशय ये, यानी ये जो संरचना आप देख रहे हो क्या है, शुक्राशय है, ठीक है ना। तो ये शुक्राशय हो गए, शुक्राशय से आने वाली नलिका, ठीक है, और शुक्रवाहिका, ये दोनों कहाँ खुलती हैं, ये स्खलन नलिका में खुलती हैं। स्खलन नलिका जो है आगे चल करके मूत्र मार्ग में खुलती है, ये मूत्र मार्ग है, ये जो है मूत्र मार्ग है, ठीक है ना। तो मूत्र मार्ग में खुलती है। मूत्र मार्ग के चारों ओर एक ग्रंथि पाई जाती है, यहाँ पर आपको दिख रही है ये ग्रंथि। इस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, इस ग्रंथि को, ये जो ग्रंथि है इसको हम क्या कहेंगे, प्रोस्टेट या पुरस्थ ग्रंथि कहेंगे, ठीक है ना। तो ये पुरस्थ या प्रोस्टेट ग्रंथि कहेंगे, ठीक है। अब प्रोस्टेट या पुरस्थ ग्रंथि के ठीक नीचे बहुत छोटे दानेदार यानी दाने के आकार की एक ग्रंथि होती है, इसको हम अलग कलर से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो ग्रंथि होती है, ये इसको हम कहते हैं काउपर ग्रंथि या काउपर, या कि फिर इसको कहेंगे कंद मूत्र पथ ग्रंथि, यहाँ पर छोटी छोटी दानेदार के रूप में होती है। तो इस प्रकार से शुक्राशय, फिर प्रोस्टेट ग्रंथि और फिर काउपर ग्रंथि, यानी शुक्राशय, फिर पुरस्थ ग्रंथि और फिर कंद मूत्र पथ ग्रंथि, ये 3 ग्रंथियां हो गई, ठीक है ना। अब इसके पश्चात जो आगे वाला भाग है, ये वाला जो है, ये पूरा भाग क्या है, लिंग है, मानव का लिंग, जिसको हम शिश्न या पेनिस कहते हैं, ठीक। यह एक मांसल संरचना होती है और इसका काम क्या होता है कि यह जो हमारा वीर्य होता है, वीर्य को योनि में छोड़ने का काम करता माध्यम है एक प्रकार से। और दूसरी चीज़ यह है, मूत्र मार्ग इसी में से होकर आता है, ये मूत्र मार्ग है जहाँ से हम यूरिन का त्याग करते हैं। यह शिश्न का अग्र भाग होता है, जिसको शिश्नाग्र कहते हैं या अग्रच्छद कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके ऊपर एक त्वचा होती है, त्वचा के अंदर एक संरचना होती है जिसको हम कहेंगे शिश्नमुंड, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई इसके चित्र की, और चित्र में कहाँ पर कौन सा अंग है उसके बारे में हमने डिटेल से आपको समझाने की कोशिश किया। अब देखिए जो वीर्य होता है, ठीक है ना, वीर्य क्या है और ये किन किन ग्रंथियों के स्त्राव से बनता है, थोड़ा सा इसकी भी जानकारी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ जो वृषण है, वृषण क्या करता है, वृषण मुख्य रूप से यदि देखें तो किसका किसका, 2 प्रमुख चीज़ों का उत्पादन करता है। एक तो शुक्राणु, पहला क्या बनाएगा ये, शुक्राणु, और दूसरा क्या है, एक हार्मोन्स होता है जिसको कहते हैं पुंजन हार्मोन्स, पुंजन हार्मोन्स। तो ये 2 चीज़ों को स्त्रावित करता है कौन, टेस्टिस यानी कि वृषण, ठीक है। तो शुक्राणु कहाँ बन रहे हैं, शुक्राणु बनेंगे वृषण में, ठीक है। शुक्राणु एक द्रव के सहारे जो शुक्रवाहिका होती है, उस शुक्रवाहिका से होते हुए शुक्राशय में स्टोरेज होते हैं, कहाँ होते हैं, शुक्राशय में स्टोरेज होते हैं। शुक्राशय में भी एक द्रव स्त्रावित होता है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं शुक्राशयी द्रव। तो शुक्राशयी द्रव में शुक्राणु स्टोरेज होंगे, और जब इनका स्खलन होने वाला होता है तो शुक्राशय से शुक्राशयी द्रव के साथ शुक्राणु बाहर आएंगे। लेकिन उसी टाइम पर जो आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि है और काउपर ग्रंथि, इन दोनों का स्त्राव भी वीर्य में मिलता है। यानी वीर्य जो होता है, वीर्य में 4 प्रमुख चीज़ें होती हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्या क्या प्रमुख चीज़ें हैं, एक तो शुक्राणु ही हो गया, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो शुक्राशय का द्रव हो गया, तीसरे नंबर पर प्रोस्टेट ग्रंथि का द्रव और काउपर ग्रंथि का द्रव, ये चारों चीज़ मिल करके और क्या बनाते हैं, वीर्य बनाते हैं। वीर्य में और क्या क्या चीज़ें हैं हम आपको आगे बताएंगे। तो इस प्रकार से ये वीर्य की संरचना बनती है, ठीक है। वीर्य से ही आगे चल करके जो है तो
नए जीव का निर्माण होता है, नया जीव बनता है, नई जनरेशन आती है। ठीक है, ये तमाम प्रकार की बातें हैं। तो ये तो हो गया मानव जनन तंत्र का एक संक्षिप्त वर्णन, जिसके बारे में कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और बोर्ड की परीक्षाओं में भी चित्र सहित वर्णन करने को आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम मानव जनन तंत्र पढ़ेंगे तो आप यदि मूत्राशय का वर्णन नहीं करते हैं, मूत्र नलिका का वर्णन नहीं करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, करने की आवश्यकता भी नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है ये कि जो इससे संबंधित जो अंग होते हैं, उन अंगों को ही आपको डिटेल करना है, थोड़ा-थोड़ा। जितना आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, उतना ही आपको करना है। एक चीज़ हम आपको यहाँ पे और बताना चाहेंगे कि जो भी उत्तर आपके हैं, उन सब का जो संबंध है, वो कहाँ से होता है? एनसीईआरटी बुक से होता है। तो इसका मतलब ये है कि एनसीईआरटी बुक से बना हुआ जो नोट्स होता है, वो आपके लिए अच्छे अंक दिलाने वाला होता है। इसलिए सभी बच्चों से मेरा आग्रह है कि आप एनसीईआरटी बुक के जो आंसर हैं, उन्हीं को आप नोट डाउन करें और उन्हीं को अपने अ, उत्तर में परीक्षा में लिखें। ठीक है? तो ये तो बातें हो गई। देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केवल इतना ही लेते हैं और अगले दिन जो इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वृषण की संरचना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे वृषण की संरचना। आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार अध्ययन करते रहिए, बार-बार अभ्यास करते रहिए और आप अपने अभ्यास के द्वारा इनको कंठस्थ करते रहिए, प्रश्नों को पढ़ते रहिए। ठीक है? तब तक के लिए सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है? थैंक यू ऑल ऑफ यू।